दिक्कत, बच्चों को छोड़ के आना पड़ता है, छोटे बच्चे। बाकी लोग यहाँ वोट मांगने तो आते हैं, परंतु ये देखिए इस वोट के बदले में आखिर क्या दे रहे हैं, अंधेरा दे रहे हैं इन गाँव वालों को। न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न शौचालय है। तो मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई यहाँ पर। सुविधा कोई चीज़ की नहीं है। यहाँ से अस्पताल भी जाएंगे तो अस्पताल भी हमको नहीं लेते हैं कोई। अच्छा। अस्पताल भी जाऊँगा तो कोई भी नहीं लेता है। मैं मरा बचा। काफ़ी असुविधा भी है, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं। इतना हमारी प्रार्थना है, हमारी झोपड़ी है, वो कुछ नहीं है हमारे पास। शासन प्रशासन को लिखते लिखते इतना परेशान हो गया हूँ, तो मैं शायद मैं अपने आप को जिंदा नहीं समझ रहा हूँ। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुजा और मैं हूं आपके साथ नैना। आज हम रामनगर में मौजूद है, बिजवानी रेंज आमडंडा गेट पर। यहाँ पे अभी हम मौजूद हैं। कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, अभी जो लोग हैं चांद पे जाने की तैयारी कर रहे हैं 21वीं सदी में, लेकिन अभी भी कई ऐसे गांव हैं जो मूलभूत सुविधाओं से बिल्कुल वंचित हैं। प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों के जो उपेक्षा से यहाँ पे उपेक्षाओं का जो दंश झेल रहे हैं, ये वही गाँव हैं जो बिल्कुल विकास से कोसों दूर हैं। बिल्कुल ठीक कहा तनुजा। और आज हम आपको ऐसे ही गांव में ले जाने वाले हैं, वन क्षेत्र में ले जाने वाले हैं, जहां पर लोगों को सुविधाओं के नाम पर सिर्फ शून्य दिया गया है। तो यहां हम इस वक्त आमडंडा गेट पर मौजूद थे और यहीं से जस्ट बगल में ये हाईवे निकला है। यहां से 300 मीटर आगे की तरफ हमें जाना है और उसके बाद कच्ची रोड जो है वो आएगी, जो हमें सीधा गाँव की तरफ लेकर जाएगी। तो आज हम आपको यही ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे कि गाँव में लोग बिना सुविधाओं के किस तरह से अपना जीवन जो है वो जी रहे हैं और कोई भी उनकी सुध लेने वाला नहीं है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। चलिए चलते हैं, गांव की तरफ रुख करते हैं। तो इस वक्त हम आमडंडा गेट से 300 मीटर आगे की तरफ आ गए हैं। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर बराबर में हाईवे है और हाईवे के जस्ट बगल में जिस गांव का हम आज निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं कि कैसी सुविधाएं वहां पर हैं, उसका रास्ता जस्ट हाईवे के बगल से ही जाता है। वो रास्ता हम आपको दिखाते हैं। तो यही वो रास्ता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पूरी कच्ची सड़क यहाँ पे देखने को मिल रही है और हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ रास्ता है। कोई यहाँ पे नहीं कह सकता कि इसके अंदर एक गांव हो सकता है। इतनी कच्ची सड़क बनी है, गांव वालों को ऐसा जंगल फील हो रहा है साइड से बिल्कुल, कि ऐसे जंगल के बीच से हम लोग जा रहे हैं। तो देख सकते हैं यही वो रास्ता है। इसके अंदर ये गाँव है। कहते हैं ना, लोगों को क्या चीज़ें चाहिए, बस लोगों की सुविधाओं के लिए 4-5 चीज़ें होती हैं: शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं। बिल्कुल ना, जैसे इतनी ही चीज़ें होती हैं, देखने को मिलती हैं, लेकिन इस गांव में ये सारी चीज़ों से लोग बिल्कुल वंचित हैं। तो आज कोई भी सुविधा इन लोगों को नहीं मिली है। तो इसीलिए हम आपको लेकर जा रहे हैं, निरीक्षण करवाते हैं अंदर गांव का कि क्या क्या चीज़ें उनके पास अवेलेबल नहीं है। और बहुत सी बार उन्होंने देखिए गुहार लगाई है सरकार से कि हमें सुविधा प्रोवाइड करवाई जाए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। तो आप लोग चलिए हमारे साथ, हम आपको गाँव के अंदर लेकर चलते हैं। तो चलिए हमारे साथ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त हम आ चुके हैं अंदर की तरफ। 500 मीटर अंदर की तरफ हम आए हैं, जंगल के रास्ते से करीब। और यहाँ पर सामने आते ही हमको एक छोटा सा स्कूल दिखा है फिलहाल तो, और 2-4 घर बने हुए हैं। वैसे यहाँ पर घर 120 है और जनसंख्या यहाँ पर लोगों की 700 करीब यहाँ पे 700 करीब है जनसंख्या बताई जा रही है। तो जैसे ही अंदर एंटर कर रहे हैं, सबसे पहले हमारी नज़र जाती है स्कूल पे। नैना, जैसे कि बोला जाता है बच्चे जो हैं हमारा भविष्य है ना। बिल्कुल। तो भविष्य तो यहाँ पे अंधकार में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही छोटा सा स्कूल है। सबसे पहले हम आपको स्कूल ही दिखा देंगे कि कैसे यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और कितना छोटा सा यहाँ का स्कूल है। पानी की टंकी भी अगर आपको दिख रही होगी तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तस्वीरों में, तो पानी की टंकी भी है। एक छोटा सा स्कूल है, बच्चे आप देख सकते हैं
हम अंदर जाके आपको दिखाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तनुजा आपने, क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्कूल की अगर बात आए ना तो बच्चों के भविष्य की जहाँ पर बात आ जाती है तो माँ बाप भी थोड़े चिंता में हो जाते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये एक वन क्षेत्र है, रामनगर विधानसभा में 24 वन क्षेत्र है, उनमें से एक ये गाँव है जहाँ पर आज तक भी सुविधाएं नहीं पहुँच पाई हैं। सरकार की यहाँ नजर बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। एक तरफ तनुजा आप देखोगे कि सरकार बड़े बड़े वादे करती है, दावे करती है कि भाई बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों को अच्छी दी जाएंगी, सड़क भी आप देख सकते हैं। तनुजा मैं चाहूंगी एक बार आप सड़क का एक बार नज़ारा दिखा दें। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगी कि एक बार सड़क भी देखिए आप। यहाँ पर कोई सड़क की सुविधा तक नहीं है, यहाँ पर कच्चे रास्तों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक रास्ता है। शाम के समय तो यहाँ पर कोई निकलने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जानवर इतने आते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर जानवर जो आते हैं वो फसलों को बर्बाद करते हैं। उनके लिए भी अगर आपको देखेंगे तो ताड़ बाड़ कुछ भी बाउंड्री की व्यवस्था से लेकर कुछ भी सुविधा यहाँ पर नहीं है, जो हमें आते ही दिख गई है। अब चलते हैं आगे की तरफ, आपको स्कूल का एक बार हम दिखाते हैं कि स्कूल किस तरीके का बना है और जो लोग यहाँ पर हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर मतलब चीजें हो सकती थी पर अभी तक नहीं हुई है। तो चलिए। बिल्कुल नैना, बहुत सही बात आपने बोली। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी बातें बोलती है, लेकिन धरातल पर जो है ना वो चीज़ें बहुत कम दिखने को मिलती है। मान लो अगर यही जो क्षेत्र है वन क्षेत्र है यहाँ पे, और जैसा कि हमें पता है 700 लोग यहाँ पे रहते हैं। स्कूल की हमने सबसे पहले बात की, और 700 लोग रहते हैं तो हर परिवार में एक ना एक बच्चा तो होगा, और इतना छोटा स्कूल है और इस स्कूल में हमारे आने वाला भविष्य पढ़ रहा है। ये बहुत ही अचंभित बात नैना मुझे यहाँ पे लग रही है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? मतलब मेरे सोच से भी बाहर है ये चीज़ें। बिल्कुल तनुजा, अचंभित तो है, क्योंकि लगातार सब देखते हैं कि हम लगातार पैकेज बनाते हैं, शर्म करो सरकार, उसको देखकर भी कहीं ना कहीं सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं। क्योंकि शिक्षा की लगातार हमारा चैनल भी बात करता आ रहा है कि भाई बच्चों को कुछ भी ना दो तो कम से कम शिक्षा तो अच्छी दो। और यहाँ की हालत देखकर हमें यही लग रहा है कि यहाँ पर जैसी जर्जर हालत इस स्कूल की है, मुझे नहीं लगता कि हमारा जो आने वाला भविष्य है वो बहुत ही ज़्यादा सुनहरा होने वाला है बच्चों का। तो अभी अंदर जाकर देखेंगे और आपको भी दिखाते हैं कि स्कूल में किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, क्या कुछ पढ़ाई हो रही है। और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें होंगी जो अभी भी यहाँ पर अधूरी हैं और लोगों को उन चीज़ों की ज़रूरत है तो उन्हें वो प्रोवाइड करवा देनी चाहिए, उन्हें मिलनी चाहिए वो चीज़ें। बिल्कुल नैना, तो चलिए अपनी जो हमारी ये पड़ताल है तो इसको आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सबसे पहले आगे। तो इस वक्त हम स्कूल के पास आ चुके हैं। तो तनुजा मैं जाती हूँ स्कूल में, देख कर आती हूँ कि क्या कुछ चल रहा है फ़िलहाल, क्योंकि स्कूल बहुत ही ज़्यादा जर्जर हालत में है। तो मैं दर्शकों को स्कूल की हालत दिखा देती हूँ और अंदर जाकर देखते हैं कि कैसी यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं बच्चों को, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो चलिए हमारे साथ। जी बिल्कुल नैना। तो ये है आम डंडा खत्ता का सरकारी स्कूल और इसकी हालत मैं आपको दिखा देती हूँ। फ़िलहाल तो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि टीन शेड यहाँ पर डाली गई है और एक ही कमरे के अंदर यहाँ 1 से लेकर 5 तक के बच्चों की, कक्षा 5 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। और जगह को अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी जगह है, कितनी ज़्यादा छोटी जगह है। और अभी टीन शेड की हालत में अगर आपको दिखाऊंगी तो आप देख सकते हैं कि वो भी कब गिर जाए इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन इन चीज़ों की सुध लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। और सरकार के काम आप देख सकते हैं कि सरकार जब दावे और वादे करती है इलेक्शन के टाइम पे, जब वोट मांगने के लिए आती है, उसके बाद जो स्थिति यहाँ की हो रखी है आप देख सकते हैं कि कितने झूठे दावे और वादे सरकार आपको बरगलाने के लिए करती है और आपके बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रही है ये भी आप इस स्कूल में आज देख सकते हैं। क्योंकि जगह की अगर मैं बात करूँ, ये मैं आपको एक बार अंदर जाने से पहले मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ कि ये जगह देख लीजिए आप, कितनी बड़ी जगह है। ये एक कमरे की जगह है और आप देख सकते हैं कि ये टीन डाली हुई है यहाँ पर, जो भी ऊपर नीचे की तरफ ही डली हुई है और मतलब टूटी फूटी है। और ये चीज़ आप देख सकते हैं कि एक कमरा है, ये सिर्फ एक कमरा है बस। मैं वहाँ से आई और ये ख़त्म, ये सिर्फ एक कमरा है जिसमें 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसी हालत इस वक्त यहाँ पे स्कूल की हो रखी है। और सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो सुविधाएं तो आप देखकर समझ ही गए होंगे कि कितनी ज़्यादा सुविधाएं यहाँ गांव वालों को दे रखी है। और एक वहाँ पर वो वॉशरूम बना हुआ है, उस साइड में कैमरामैन से कहूँगी कि एक बार दिखा दे कि वहाँ पर उस साइड अगर आप देखेंगे तो वहाँ वॉशरूम है। और
ये एक पानी का टैंक लगा हुआ है जहाँ पर महिलाएं गांव की पानी वगैरह भरती हैं यहाँ से और कपड़े वगैरह धोने भी इधर ही आती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो अपना काम कर रही हैं, रोज़ाना का जो डेली का काम होता है, कपड़े धोना, बर्तन धोना। तो आप देख सकते हैं इस वक्त इस गांव की जो हालत है वो कितनी ज़्यादा जर्जर है। और स्कूल, अब मैं आपको अंदर से स्कूल दिखा देती हूँ एक बार, बाहर से तो मैंने दिखा दिया। वैसे तो एक ही कमरे की जगह है जिसमें 1 से लेकर 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं। और ये स्कूल की किचन है जहाँ पे जो है खाना वगैरह बनता है, मिड डे मील क्योंकि सरकारी स्कूलों में दी जाती है। तो ये मैं आपको किचन दिखा देती हूँ, ये छोटी सी किचन है यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ईंटों से जो चूल्हा बनाया जाता है वैसा चूल्हा यहाँ पर है, कोई गैस सिलेंडर कुछ भी यहाँ पर नहीं है। और अभी फ़िलहाल बर्तन रखे हैं, शायद कुछ खाना वगैरह बनाया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि छोटी सी किचन यहाँ पर बनाई गई है। स्कूल के कमरे के जस्ट बगल में ये किचन है। और चूल्हा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिलेंडर वगैरह की कोई फैसिलिटी तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ईंटों को जमा कर चूल्हा बनाया गया है, उसी के ऊपर ये लोग खाना बनाते हैं। अब अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि अंदर किस तरीके से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और कितने बच्चे यहाँ पर हैं। तो इस वक्त मैं स्कूल के अंदर आ चुकी हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे ये डोर है, एक छोटा सा बनाया गया है यहाँ पर, और एक क्लास तो इधर ही चल रही है। आप देख सकते हैं कि मैम यहाँ पर पढ़ा रही हैं बच्चों को, और बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं। 2 टीचर्स यहाँ पर हैं, एक बाहर बैठकर बच्चों को पढ़ा रही हैं और एक क्लास के अंदर हैं। तो क्लास का भी मैं आपको नज़ारा दिखा देती हूँ कि कितनी छोटी सी जगह में है जो यहाँ पर क्लास चल रही है, और 1 से 5 तक के बच्चों के लिए स्कूल बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी क्लास है और यहाँ पर कितने सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं फ़िलहाल। और ये छोटा सा, ये गेट से मैंने आपको दिखा दिया, बस एक बाहर छोटी सी लॉबी टाइप बना है और एक ये रूम बना है। यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं, तो मैं सर से भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम नवीन है। सर, आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि कितनी जर्जर हालत में स्कूल फ़िलहाल है, तो कितनी मुश्किलें आती हैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने में आपको? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं दूसरे विद्यालय से हूँ। यहाँ जो इस समय जो कार्यरत मैडम है वो आकस्मिक अवकाश में अपनी छुट्टी में गए हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पर आज पढ़ाने के लिए? हाँ, तो मैं व्यवस्था में इस स्कूल में आया हूँ जब तक वो छुट्टी में है मैम, तो उस दौरान मैं यहाँ पे आया हूँ। हाँ, समस्या तो काफ़ी है ना। कैसी क्या दिक्कत आती है बच्चों को? क्योंकि देखिए स्पेस कम है, एक तो ये तो हमें भी दिख रहा है और आपको भी दिख रहा होगा कि स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, तो इसमें दिक्कत बहुत होती होगी। 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ जी, इसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राइमरी लेवल की है। तो इसमें एक तो एक्चुअल में बिल्डिंग स्कूल की नहीं है, ये जो पंचायत भवन, मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है, तो पक्की बिल्डिंग नहीं है। यहाँ कॉर्बेट का एरिया, जंगल का एरिया, तो ये कच्चे हैं यहाँ अभी, तो काफ़ी असुविधा भी है, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके ये कि अब जो जगह दे रखी है उसी में पढ़ाने की आप लोगों की तरफ से कोशिश की जाती है बच्चों को, है ना? क्योंकि सही बात है, टीचर्स जगह के मामले में तो टीचर्स भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिनको करना चाहिए वही कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की नज़र या तो यहाँ पड़ी नहीं या फिर जानबूझ के वो लोग देखना नहीं चाह रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि टीन शेड क्यों है, यहाँ आपको गाँव में ना हर जगह टीन शेड ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पक्का लिंटर डालना मना है, क्योंकि ये वन क्षेत्र के अंदर आता है, कॉर्बेट से सटा हुआ पूरा एरिया है, तो यहाँ पर आप लिंटर डालकर घर नहीं बना सकते हैं। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे, इनसे बातचीत कर लेती हूँ मैं थोड़ी बहुत। आपका नाम क्या है बेटा? खुशी। आप यहाँ कितने साल से पढ़ रहे हो? हम यहाँ 3 साल से। 3 साल से पढ़ रहे हो। कौन सी क्लास में हो आप? 5th में। 5th में हो। यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होती पढ़ने में, क्योंकि छोटी सी जगह है? दिक्कत होती है कुछ? नहीं होती, अब इसी में आदत पड़ गई है। अच्छा, यहाँ पे खाना मिलता होगा मिड डे मील का ना? कैसा बनता है यहाँ पे खाना? अच्छा बनता है। अच्छा बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर्स आते हैं यहाँ पे रेगुलर, है ना? हाँ। जगह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों को तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। आपका नाम क्या है बेटा? शिवानी। कब से पढ़ रहे हो आप यहाँ पे? 5 साल से। कौन सी क्लास में हो? 4th क्लास में हो आप? 5 साल से पढ़ रहे हो? अच्छा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चे, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और अभी फ़िलहाल उनके लिए ठीक है, क्योंकि अभी शायद या तो ये बच्चे बाहर की दुनिया में गए नहीं हैं, इन्होंने बड़े स्कूल्स और नहीं देखे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस, क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं, तो इनके लिए ठीक है ये जगह। अभी वो पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ठीक है, क्योंकि उनके गाँव में एक स्कूल है, तो बच्चों को इस बात की खुशी है कि यहाँ स्कूल है और हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर एक क्लास आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बच्चे बैठे हुए हैं, तो कुछ बच्चों को यहाँ पर बाहर पढ़ाया जा रहा है और कुछ बच्चे अंदर की तरफ पढ़ रहे हैं। तो चलो अब मैं बाहर की तरफ आपको
लेकर चलती हूँ। स्कूल तो मैंने दिखा दिया है कि कितनी जर्जर हालत में स्कूल है, और खाने भी जहाँ पे बनता है वो चीज़, किचन एरिया भी मैंने आपको दिखा दिया है कि जो रसोई यहाँ पर बनाई गई है वो कितनी छोटी है। तो ये है आम डंडा खत्ता का स्कूल। आपने देखा इस वक्त कितनी जर्जर हालत में है। टीन शेड की भी मैंने आपको दिखा दी स्थिति, क्या स्थिति इस वक्त यहाँ पर हो रखी है। तो जिस तरीके से अभी मैंने आपको दिखाया कि स्कूल की क्या कंडीशन यहाँ पर है, और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जो है न्यूज़ 31 उत्तराखंड के राजीव सर वो मौजूद हैं। इनसे भी मैं बातचीत करना चाहूँगी क्योंकि ये यहीं से आपको हमेशा हकीकत दिखाते रहते हैं। ग्राउंड जीरो से जुड़ी रिपोर्ट्स जो आप देखते होंगे वो ये भेजते हैं, और कई बार आपने इनको देखा होगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद नैना। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने देखा स्थिति बहुत ज़्यादा जर्जर है, कोई देखने को तैयार नहीं है, और आप तो हर क्षेत्र में घूमते हैं रामनगर से जो सटे हुए इलाके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊं नैना कि रामनगर जो विधानसभा 61 विधानसभा रामनगर है, अगर यहाँ की बात करें तो रामनगर विधानसभा में 24 वन ग्राम है जो जहाँ ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। चाहे राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, सरकार दावे करती है कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करती है कि हम मुहैया कराएंगे, लेकिन अगर वन ग्रामों में आज आपने भी देखा होगा, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार जो है बिल्कुल जानवर से भी जो है बुरा व्यतीत जीवन यहाँ के लोग कर रहे हैं। ना स्वास्थ्य की सुविधा है, ना सड़क की सुविधा है, ना शिक्षा की सुविधा है। और अभी लॉकडाउन में जो स्थिति यहाँ की वन ग्रामों की हुई थी कि स्कूल कॉलेज सब बंद थे और ऑनलाइन शिक्षा का जो एक पैटर्न चल रहा था, तो यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण बच्चे शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाए। और स्वास्थ्य की सुविधा अगर करें, क्योंकि जो आज हम आम डंडा खत्ता की जो विशेष रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, ये कॉर्बेट से लगा हुआ क्षेत्र है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो बिजरानी जोन है ये उसके अंतर्गत आता है। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट सरकार ने इतना तगड़ा बनाया है कि अगर किसी ग्रामीण के साथ वन्य जीव कोई घटना कर दें या उनकी फसल को नुकसान पहुंचा दें तो मुआवजे की एक बहुत लंबी प्रक्रिया और नहीं मिल पाता घायलों को भी, ना फसलों का। लेकिन अगर ग्रामीण जो वन ग्रामों में रह रहे हैं, अगर अपनी फसल की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार के कोई इंतजाम करते हैं या अनजाने में किसी जानवर के ऊपर कोई अटैक अगर ग्रामीणों की तरफ से हो जाता है तो उन पर नियम कई प्रकार के मुकदमे वाइल्ड लाइफ एक्ट के लग जाते हैं, उनको सजा हो जाती है। और सड़कों की हालत यह है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो आसपास में कोई हॉस्पिटल नहीं है, रामनगर का सरकारी अस्पताल है, वहाँ जाने के लिए भी कोई यहाँ पर साधन नहीं है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ के वन ग्रामीणों को सड़क भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि वन ग्रामों में जो ग्रामीण रह रहे हैं इनको लोकसभा में अपने सांसद और विधायक चुनने का अधिकार तो सरकार ने रखा है, लेकिन अगर ग्राम प्रधान ये ग्रामीण चुनना चाहें तो अपना प्रधान नहीं चुन सकते। तो यहाँ पे आपने सुना कि कितनी ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि लगातार सर सर्वे यहाँ पर करते रहते हैं, रिपोर्ट्स भेजते रहते हैं, और आज हम खुद भी आए हैं यहाँ पर देखने के लिए कि यहाँ पर कितनी जर्जर हालत है। अब हम आपको आगे की तरफ लेके जाएंगे और पूरा आपको सर्वे कराएंगे कि गाँव में क्या कुछ दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं। तो चलिए। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वन ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष एस लाल जी। इनसे मैं बातचीत करना चाहूँगी क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये 24 गांव की लड़ाई इस वक्त लड़ रहे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। तो सर से मैं जानकारी लेना चाहूँगी कि क्या कुछ सरकार ने अभी तक किया है या क्या कुछ आगे की जो प्रक्रिया ये कर रहे हैं लोगों को सुविधाएं दिलाने के लिए, उसमें क्या कुछ काम अभी चल रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, पहले तो आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड। धन्यवाद, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का। जो ये आम डंडा खत्ता में अभी आप यहाँ आए हैं, ये गांव जो है इसका जो वैधानिक स्वरूप है आम डंडा खत्ता कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। जब से ये गांव बसा, बल्कि जो कॉर्बेट पार्क है हमारा, गांव पहले बसा और कॉर्बेट पार्क बाद में बना, तो यहाँ के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए वंचित पड़े हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं, पेयजल की दिक्कतें हैं, रोड नहीं है, तमाम समस्याएं से ग्रसित ये गाँव है। तो इसी प्रकार से अन्य गांव भी हैं जहाँ की आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाती। हाँ, ये ज़रूर है जब चुनाव आते हैं हर पार्टी ये वन में बसे हुए गांव की समस्याओं के लिए इनके अपना अपना वो देते हैं, वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। वोट मांगने के लिए जब आते हैं तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में रखते हैं कि इनको हम राजस्व गांव का दर्जा दिलाएंगे और यहाँ की मूलभूत सुविधाओं का निराकरण करेंगे। लेकिन चुनाव जाने के बाद कोई भी प्रतिनिधि गांव में आना तो दूर, यहाँ की समस्याओं को तक आपके पटल पर नहीं रखते हैं। तो आपको क्या लगता है सर, देखिए बीजेपी जब जीत रही, मतलब जब चुनाव लड़ रही थी बीजेपी, अब तो जीत चुकी है, जब चुनाव लड़ रही थी तो बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे कि हर एक क्षेत्र में जाकर सारी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। तो कितना ज़्यादा आप विफल मान रहे हैं? अब ये देख ही रहे हैं आप,
यहाँ की जो तस्वीर है आपके सामने है, आप स्वयं देख रहे हैं। तो अब ऐसी 5 साल गुजर जाएंगे लेकिन काम कुछ नहीं होना है। काम कुछ नहीं होना है। और वन गांव के लोग हमेशा, चाहे प्रशासनिक भवन में हो या आपके ये आमडंडा, यहाँ पर ये गेट है, गेट का कई बार हम लोगों ने घिराव कर दिया है कि हमें बिजली का एक आपको तार नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल एक बल्ब यहाँ पर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं है। बिजली नहीं और है। जबकि रामनगर शहर से मात्र 2.5 या 3 किलोमीटर में ये गांव बसा हुआ है और यहाँ पर 108 एम्बुलेंस यहाँ नहीं आती है। स्वास्थ्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो, और चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ गांव है। बिल्कुल रात को निकलना दुश्वार होता है गांव में, और अगर हम संपर्क करें नेटवर्क यहाँ नहीं आते हैं। तो कई ऐसी दिक्कतें हैं यहाँ के लोगों की, ये नारकी जीवन जीने को यहाँ के लोग मजबूर हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये विडंबना है पूरे भारत की। अपनी, क्योंकि कई सालों से यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बसे हुए अंग्रेजों के समय से यहाँ पर लोग बसे हुए हैं, तो वो एकदम से अपनी जगह छोड़ के नहीं जा सकते हैं कि आज आप कह दो कि आप यहाँ हो, यहाँ सुविधा नहीं देंगे, कहीं और देंगे तो कहीं और बस जाए। तो लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतें हैं जो सरकार की तरफ से मतलब उनको तो भुगतनी पड़ती ये भी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। ये आपके बिजरानी रेंज में शिमलचौड़ एक ऊपर है खत्ता, तो शिमलचौड़ खत्ते से यहाँ इन लोगों को विस्थापित किया गया है। ये वन विभाग ने किया, उसके बाद जाकर के कॉर्बेट का जन्म हुआ। कॉर्बेट बाद में बना। तो कॉर्बेट जब से बना है तो ये सुविधा यहाँ नहीं दी जाती हैं। वाइल्ड लाइफ की ये दिक्कतें आती हैं, एक्ट यहाँ पर लागू हो जाता है। अगर हम किसी जानवर को अगर यहाँ के लोगों ने मार भी दिया या थोड़ा उसको हाँकने का प्रयास किया तो उन पर वाइल्ड लाइफ का एक्ट लग जाता है, सजा हो जाएगी उन लोगों को। और अगर कोई जानवर मर गया तो गांव वालों के सीधे जेल हो जाती है। सीधे जेल हो जाती है। जी, एक लकड़ी, हम सूखी लकड़ी नहीं ला सकते हैं जंगल से, इतनी विडंबना है, इतनी यहाँ कॉर्बेट का डंडा है लोगों के ऊपर, टॉर्चर करने वाली बात है। टॉर्चर करने वाली बिल्कुल बात है। बिल्कुल। तो एक तरफ सर मैं कहना चाहती हूँ कि एक तरफ जब रामनगर को देखा जाता है ना, क्योंकि पर्यटक शहर है, ये भी लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, सुंदरता देखने के लिए, क्योंकि पहाड़ है ना, बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट यहाँ पर बनाए गए हैं। एक तरफ आप देखिए कि दूसरी दुनिया यहाँ पर आपको दिखेगी, और वहीं जब आप वन क्षेत्र में घुसेंगे ना तो आपको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं यहाँ। सर, बाहर से रेगुलर लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, है ना, शूट करने के लिए यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल आते हैं। और यहाँ पर जब हम आज हम आपके इलाके में आए तो हमने देखा कि यहाँ तो लोगों की बिल्कुल ही अलग दुनिया है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी चीज़ उनको नहीं दी जाती ना, कुछ भी नहीं है। तो आपने कितनी बार ये सरकार को जताने का प्रयास किया है कि भाई आप इधर भी एक बार निगाह डाल लीजिए? सन 2000 से हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, चाहे आपका एसडीएम कार्यालय से लेकर के या ये वन क्षेत्रों के जितने भी गेट हैं उनका हमने घेराव किया है, विद्युतीकरण के लिए और आपके पानी के लिए, सड़क के लिए, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम लगातार हर वर्ष कुछ न कुछ हम करते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। जितनी भी सरकारें आई, किसी ने भी वन क्षेत्रों में रहने वाले वन ग्रामों की तरफ झांक के नहीं देखा। इसका मतलब लोग जिनको विश्वास करके अपने लिए चुन रहे हैं कि भाई हम आपको वोट दे रहे हैं तो आप हमारी सुविधाओं को जो है हम तक पहुंचाएंगे, वो इसका मतलब नाकामी की तरफ जा रहा है, क्योंकि जिनको वो वोट दे रहे हैं वो तो सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर आके कभी ये देखता होगा कि एक टीन शेड के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये किस तरह से पढ़ते होंगे, या फिर कोई और भूमि इनको दी जाए, वहाँ पर स्कूल एक बना दिया जाए, कितना ही खर्चा हो जाएगा। सरकार अपने लिए तो बहुत सारे पैसों को जो है वो खर्च करती है, टैक्सेस वसूले जा रहे हैं, जरा सी चीज़ में टैक्स ले रही है, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम यहाँ पर खड़े थे, सर से हमने बातचीत की। सर भी यहाँ पर 24 गांव की लड़ाई इस वक्त लड़ रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि उनको मूलभूत सुविधाएं मिले, क्योंकि एक आम नागरिक का अधिकार है शिक्षा, स्वास्थ्य और जितनी भी आपको सुविधाएं लगती है ना कि आप आज 21वीं सदी की हम लोग बात करते हैं कि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ बड़े बड़े दावे और वादे और एक तरफ ये हाल है गाँव का। तो आप लोग भी समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति इस वक्त यहाँ गाँव वालों की बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब आपको गांव की तरफ लेकर जाएंगे और एक बार ग्रामीणों से हम बातचीत करना चाहेंगे कि वो इतने कष्ट में किस तरह से अपने जीवन को बिता रहे हैं, और एक आस लगाई हुई है उन लोगों ने कि भाई कभी ना कभी उनको जो है वो मूलभूत सुविधाएं मिल जाएंगी। तो आप लोग चलिए हमारे साथ, हम अंदर की तरफ आपको लेकर जाएंगे, गाँव की तरफ लेकर जाएंगे अब। तो जैसा कि आपने देखा, मेरी सहयोगी नैना ने आपको पूरे स्कूल का यहाँ पे निरीक्षण करके दिखाया, हर एक चीज़ विजुअल के माध्यम से नैना ने पूरा आपको बताया, क्या हालात हैं क्या नहीं है,
पूरा आपको समझा। इसके बाद मैं रुख करती हूँ गांव का। गांव की अगर मैं शुरुआत करूँ जहाँ पे मैं बैठी हूँ, विधायक नीति द्वारा, सरकार द्वारा सिर्फ यही यहाँ पे बनाया गया है। 3-4 लाख की यहाँ पे लागत लगी है। सीधा मेरा सवाल इसमें रहता है, अगर 3-4 लाख की लागत अगर इस चीज़ में यहाँ पे लगी है, जहाँ पे मैं बैठने का एक थोड़ा सा स्टॉप इसे कह सकती हूँ मैं, तो क्या बगल में आपको स्कूल नहीं दिखा? क्या वो स्कूल के बच्चे आपको नहीं दिखे? जर्जर हालात में वहाँ पे बच्चे स्कूल में ऐसे बैठे हैं। आगे की ओर मैं बढ़ूं तो मनोनीत ग्राम प्रधान हमारे साथ यहाँ पे हैं चिंताराम जी, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र लगा दी इस गांव के विकास के लिए कि कुछ थोड़ा सा विकास मिल सके। अब जैसे कि मैंने उनसे अभी बात की तो सोच में मैं भी पड़ी, उनका कहना था कि मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं अब जिंदा नहीं हूँ करके। ये एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि जिस इंसान ने पूरी उम्र लगा दी है इस गाँव के विकास के लिए, अगर मैं यहाँ पे फाइल्स मैंने देखी, इन फाइल्स में सिर्फ घोषणाएं हैं, घोषणाएं इनमें कैद हैं, सिर्फ यहीं तक हैं, यहाँ से बाहर नहीं निकली। यहाँ की जनता को इसमें कुछ नहीं मिला। तो मेरे साथ हैं चिंताराम जी, इनसे मैं सबसे पहले बात करती हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे को बहुत सी चीज़ें आपने बताई हैं, लेकिन आपके ज़बान से मैं सुनना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है अब आगे? मैडम ऐसा है कि कहने के लिए बहुत कुछ है। मेरी उम्र इस समय 82 साल की हो गई है। मेरा जन्म इसी आमडंडा खत्ते का है। तो मैडम उस समय से, जिस समय से मैंने होश पकड़ी होगी, तो हमारे बुजुर्ग यहाँ पर इतने सालों से यहाँ पर गाय भैंस पाल करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो हमने देखा क्या नाम कहते हैं, 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं। वर्तमान में सरकारें जो भी हैं इस समय वर्तमान में है, कांग्रेस भी आई, बहुत साल राज करा कांग्रेस ने भी, और हम उस समय से लगातार अपनी पीड़ा को शासन प्रशासन तक पहुंचाते रहे, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं करी आज तक किसी सरकार ने। हम इस गांव में इस ढंग से रह रहे हैं कि 1978 में फॉरेस्ट वालों ने हमको यहाँ पर 1 एकड़ हमारे बुजुर्गों को ज़मीन नाप के दी है। उसका हमारे पास पट्टा है। उसके आधार से भी कोई अब तक इस समय तक कोई मूलभूत सुविधा नहीं दी गई है। न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न शौचालय है, न पक्का घर बनाने देते हैं, और न कोई भी हमारे पास BPL कार्ड है। कोई भी मूलभूत सुविधा आज तक हमको नहीं दी गई है। मैं अपनी उम्र को देखते हुए शासन प्रशासन को लिखते लिखते इतना परेशान हो गया हूँ, तो मैं शायद मैं अब अपने आप को जिंदा नहीं समझ रहा हूँ। मैं बहुत पीड़ा हो गई है मेरे दिल के अंदर, क्योंकि मेरे इस समाज के लिए, इस गांव के लिए, जबकि 1978 में अलॉट ज़मीन भी करी है, तभी मूलभूत सुविधा नहीं देने का मतलब क्या होता है। वर्तमान की सरकार जो कहती है कि जो जिस देश का नागरिक जहां बसा हुआ है उसको बिजली, पानी, सड़क सभी सुविधा मिलनी चाहिए, तो ये चीज़ें धरातल में नहीं हो रही हैं। इसका कारण क्या है? या तो सरकार केंद्र से खाली मना पॉलिसी कर देती है जनता को समझाने के लिए वन ग्रामों को। ये मेरे रामनगर विधानसभा के अंदर 24-25 वन ग्राम हैं, जिनके लिए सुविधाओं के लिए हमने बहुत कुछ अपनी जान गंवाने के लिए तैयारी कर रखी है। तो अभी तक कोई सरकार हमारी इस विषय में हमारी पीड़ा को नहीं सुन रहा है। तो हमने अपने 2019 में बल्कि ये अपने गांव की याचिका हाई कोर्ट भी डाल रखी है। तो हमारा कहीं से कहीं न्याय नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझाने के लिए आप लोग जहाँ से आए हैं, इसको आप आगे बढ़ा करके हमारा ध्यान दे करके, हम ऐसे गरीब लोग यहाँ पर इस हिसाब से रह रहे हैं। जैसे आप देख गए हैं, इस समय तो सबको अच्छा लग रहा है। जिस समय पानी भर जाता है उस समय बाहर भीतर जाने की भी यहाँ पर वो नहीं होती, आदमी को किसी को पैंट उतार के बाज़ार जाना पड़ता है। तो जब पहले 2007 में यहाँ पर पानी भर गया था, उस समय भी हमारे विधायक दीवान सिंह जी यहाँ पर आए थे। मौके में पानी भरा तो उन्होंने एक लफ्ज़ कहा था कि यहाँ पर मच्छी पालन लगा लो। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। आपने सुना अभी विधायक जी आते हैं, भाजपा यहाँ पे, जैसे कि सभी को पता है, कई सालों से यहाँ पे भाजपा अपना दाव खेलती आई है। उससे पहले यहाँ पे कांग्रेस थी। अब आपने देखा है बीजेपी सरकार बड़े बड़े वादे करती है ना, क्योंकि ये भी बोलती है कि जो सड़क होगी गाँव तक जाएगी, हर घर जल होगा, हर बच्चा जो होगा वो शिक्षित होगा। लेकिन आपको दिख रहा है कितना बच्चा शिक्षित है और कितने गाँव पे रोड गई है और कितने घरों में पानी मिल रहा है। साफ तौर
तौर पर आपने ये देख ही लिया, लेकिन जब इनके विधायक यहाँ पे निरीक्षण करने को आते हैं तो विधायक का एक ही चीज़ कहना होता है, जल भराव की स्थिति है, आप मच्छी पालन कीजिए। देख सकते हैं कितना अच्छा उन्होंने यहाँ पे आश्वासन दिया है। इसको अच्छा भी मैं किन शब्दों में बोलूँ, ये अच्छा भी आप समझ ही रहे होंगे मैं किस टोन में आपसे बोल रही हूँ। आगे की ओर बढ़ती हूँ। जब आपने ये सारी चीज़ें बोली और यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ बोली कि हाईकोर्ट तक भी इन्होंने बात कर दी है। बहुत बड़ी बात होती है, गाँव में अगर कोई दिक्कत होती है तो ग्राम प्रधान को पहले बोलते हैं, उससे ऊपर बात जाती है, उससे ऊपर बात जाने तक विधायक के पास बात आती है, विधायक के बाद हाईकोर्ट तक बात पहुँचती है, लेकिन हाईकोर्ट तक पहुँचने के बाद भी यहाँ पे कुछ नहीं होता है। हाँ, तो अब हमने ये मन बना रखा है, अब हम कर क्या सकते हैं। हम गरीब लोग हैं, इतने सालों से यहाँ पर रहते हुए आ रहे हैं, अपनी आजीविका पाल रहे हैं जैसे कैसे भी। अगर हमें सरकार कोई चीज़ नहीं दे रही है तो मेरा मानना यह है कि अभी हमारे भाई लोग हमारे गांव इकट्ठा होता है तो हम कहीं पर अपना आंदोलन तैयारी में हैं, आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे, गेट का घेराव करेंगे, तहसील का घेराव करेंगे और अपनी जान हथेली में लेकर के हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे कि रामनगर से हमारे रिपोर्टर राजीव जी हैं जो लगातार इस क्षेत्र का निरीक्षण करते रहते हैं और हर अपडेट न्यूज़ 31 उत्तराखंड तक पहुंचाते रहते हैं, तो उनके द्वारा हमें बताया भी गया था जब कोरोना काल था यहाँ पे नेटवर्क नहीं थी तो स्कूल के बच्चों को लेके क्या दिक्कतें होती थी, इसको लेके भी नेटवर्क को लेके बात की। अगर मैं यहाँ पे आई, मैंने भी यहाँ पे देखा कि सारी सिम में मैंने यहाँ पे नेटवर्क देखा, किसी में भी नहीं था, सारा ब्लैक पड़ा हुआ था। इसको लेके भी आगे बात की थी कि एक टावर लगाने के लिए, मैंने टावर लगाने के जब कोरोना काल में मैंने फाइल बनाई है, अपना प्रस्ताव एसडीएम को, डीएम को, सबको दिया है, विधायक जी को दिया है, रिसीव करा के लाया हूँ, तब भी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम कर क्या सकते हैं बताइए आप लोग ही बताओ कि हमने करना क्या है। बिल्कुल हम तो मजबूर हैं ना, मजबूर भी हैं, इतनी बड़ी बात है क्योंकि जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी कहाँ से आएगा। अगर मान लो किसी को अगर कोई दिक्कत होती है रात को तो एक एम्बुलेंस को कॉल करने तक की भी सुविधा इस गांव में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो मैडम यही बात कहने हैं और बाकी अब क्या कहता हूँ, आप लोग हमारी स्थिति को देखते हुए अगर आपकी कोशिश हो सकती है तो हम आपका आजीवन आभारी रहेंगे और आप हमारी बात को आगे बढ़ाइए और हम हर समय रात क्या दिन तैयार हैं, हर मामले में जो आप कहेंगे हम सब तैयारी में रहेंगे। बिल्कुल हर चीज़ के लिए गांव के लोग हो, गांव के प्रधान हो, तत्पर हैं हर चीज़ के लिए। हमारी भी कोशिश रहेगी क्योंकि न्यूज़ 31 उत्तराखंड हमेशा ही सच दिखाता है, तो सच आपके सामने है। अब मैं अपनी सहयोगी नैना के साथ आगे गाँव की ओर रुख करती हूँ और गाँव के हालात भी मैं आपको पूरे विजुअल के माध्यम से दिखाती हूँ। चलिए मेरे साथ। आगे की ओर बढ़ती हूँ। प्रभात ध्यानी जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, समाज सेवी हैं ये, और एक समाज सेवी का क्या काम होता है ये तो सभी को पता है, समाज से जुड़ी सेवा करना, हर किसी को तकलीफ हो तो आगे बढ़ना। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गांव को लेके? आपने भी बहुत सी चीज़ें देखी हैं, बहुत सी चीज़ें समझी हैं, बहुत से उतार चढ़ाव इस गांव में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप इस मामले को उठा रहे हैं। ये जो अमडंडा खत्ता है और ऐसे ही यहाँ पर कम से कम 24 वन गाँव हैं जो जब देश पूरा आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 75 साल हो गए, प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा कर रहे हैं कि हमने हर घर को हमने बिजली दे दी है, हर घर को पानी दे दिया है। तो हम कहना चाहते हैं कि आज बहुत बड़ी आबादी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 21वीं सदी की बात कर रहा है, अंतरिक्ष में जाने की बात कर रहा है, और लोग यहाँ पर पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, इन सारी चीज़ों से मोहताज है और इसको लेकर के लगातार संघर्ष भी जारी है। समय समय पर चाहे भाजपा की सरकारें रही हों, कांग्रेस की सरकारें रही हों, वो घोषणा करती रही हैं, लेकिन धरातल पर यहाँ पर कुछ नहीं मिला है। और जो ये कुछ गांव हैं जो ये सरकार ने बसाए हैं, चाहे पहले अंग्रेजों ने बसाए, उसके बाद हमारी जब भारत सरकार आज़ाद हुआ तो भारत सरकार ने दिए, इनको पट्टे दिए हैं। पट्टे के अंदर शर्तों में ये स्पष्ट है कि ये आपको जो गांव हैं, जो जैसे जो अमडंडा खत्ता है, रिंगौड़ा है, ये टेढ़ा खत्ता है, लेटी है, चोपड़ा है, रामपुर है, ये बनटोंगिया गांव है। इनमें उन्होंने कहा है, स्पष्ट शर्तें हैं कि आपको यहाँ पर खेती बागवानी करनी है। खेती बागवानी के तहत आप यहाँ पर मकान बना सकते हैं, ट्यूबवेल लगा सकते हैं, पट्टों पर आप ऋण ले सकते हैं बैंक से, और सड़क बना सकते हैं, दीवार बना सकते हैं। लेकिन वन विभाग
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हो या वन विभाग हो, तो वो इस उसमें रुकावट बना हुआ है, अपनी शर्तों का पालन नहीं कर रहा है। और इसके लिए लगातार समय समय पर बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं। बिल्कुल, सर के द्वारा यहाँ पे कहा गया जो ये संघर्ष है लगातार आगे भी जारी रहेगा जब तक सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करेगी, जब तक ये वन क्षेत्रों में सरकार सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाएगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी हमने बाहर का सारा जो भी था हमने दिखाया, अब हम गांव की तरफ रुख करते हैं, वहां का भी नज़ारा हम दिखाते हैं, ग्रामीणों से भी हम मिलवाते हैं और वहां की भी सुविधाएं असुविधाएं जितनी भी हैं, सुविधाएं भी दिखाएंगे, असुविधाएं भी दिखाएंगे। चलिए नैना। तो इस वक्त हम लोग जा रहे हैं जहां पर घर लोगों ने अपने बना रखे हैं। पहले मैं आपको एक बार बता चुकी हूं कि यहाँ पर लिंटर जो है वो डालने नहीं दिया जाता, लेकिन लोगों ने झोपड़ियाँ यहाँ पर बनाई हुई हैं अपनी और काफ़ी सालों पुरानी हैं। तो अंदर चलते हैं, वहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे और देखते हैं कि इतनी जो यहाँ पर सुविधाएं हैं ही नहीं, उनके बिना कैसे वो लोग अपनी ज़िंदगी को जो है वो जी रहे हैं। तो आप लोग चलिए हमारे साथ। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर जो घर बनाए गए हैं ग्रामीणों की तरफ से, उसके जस्ट बाहर पर हम खड़े हैं और अभी हम नज़ारा आपको एक बार दिखा देते हैं कि किस तरह से घर यहाँ पर लोगों ने बनाए हैं। हालांकि कुछ लोगों ने यहाँ पर थोड़े पक्के घर भी बनाए हैं सीमेंटेड, लेकिन उन्होंने भी लिंटर जो है वो नहीं डाला है। उनकी भी ऊपर से अगर आप शेप देखेंगे तो वो झोपड़ी की तरह ही आपको दिखेगी। और यहाँ पर जो स्टार्टिंग का एरिया है, ये उस स्टार्टिंग के एरिया के जो घर हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि जब आप गाँव में एंटर करेंगे तब ये आपको कच्चे घर यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी साल पुराने यहाँ पर हैं। तो एक बार अंदर चलते हैं ना, एक बार अंदर दिखा देती हूँ मैं आपको कि यहाँ पर किस तरह से लोगों ने जो है अपने घर को बनाया गया है। बिल्कुल नैना, सही कहा आपने। जैसे ही हम घर के अंदर आए, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे एक घर है और आम भाषा में इसे हम झोपड़ी कहते हैं। तो देख सकते हैं इसकी छत, ये घर और एक ही मात्र एक कमरा है ये, और घर का जो खाना है वो बाहर पे बनता है। और इतनी ठंडी का ये मौसम है, जानवरों का ये इलाका है, तो कितना ख़तरनाक भी है ये अपनी तरफ से। लेकिन यहाँ के लोग देखो कितने फिर भी कितना खुश रहने की कोशिश करते हैं। इतनी छोटी सी जगह लेकिन फिर भी इसको सजा रखा है इन लोगों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से। कह नहीं सकते, लोग छोटी छोटी चीज़ों को भी ऐसे रहने को भी यहाँ पर मजबूर है। बगल में भी आप देख सकते हैं ये भी एक झोपड़ी है और यहाँ पर भी कुछ हाल ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। लकड़ी की जो है वो चारों तरफ बाउंड्री यहाँ पे लगाई गई है। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है इस घर के मालिक। इस घर में ये लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? हम कुंदन नाम है, मेरा नाम कुंदन नाम है। और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, कोई वो चीज़ नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, वो क्या नाम कहते हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है जी। सुविधा नहीं है, सुविधा कोई चीज़ की नहीं है। यहाँ से अस्पताल भी जाएंगे तो अस्पताल भी हमको नहीं लेते हैं कोई। अच्छा। अस्पताल भी जाऊँगा तो कोई भी नहीं लेता है। मैं मरा बचा और फिर 8-9 हज़ार रुपये लगे तब जाके जिंदा हो रहा, नहीं तो मर गया था। अच्छा। यहाँ स्थिति ऐसी है, कोई बाज़ार भी नहीं भेजते हैं, कोई रात का कोई काम ही नहीं ठहरा। शेर बाबू और डर ठहरा यहाँ। अभी बुढ़िया जंगल गई है, जंगल से घास लाएगी तब इसमें छप्पर में रखेगी, तब जाके हम वो बरसात में टप 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 करता है, पानी आता है यहाँ। कितने लोग रहते हो इस घर में? हम 3 लोग रहते हैं। 3 लोग एक ही कमरे में? हाँ। अच्छा। 3 लोग रहते हैं एक कमरे में। एक बुढ़िया हो गई, एक लड़का हो गया छोटा सा, बस। अच्छा। और 2 लोग इधर रहते हैं, उसके बच्चे भी रहते हैं, बड़े लड़के का। वोट मांगने आते हैं आपसे लोग? मांगने आते हैं। क्या कहते हैं उस समय? वोट, हाँ तुमको हम झोपड़ी बना देंगे, 3 साइड बना देंगे। कोई भी नहीं सुनता है ऐसा। कोई नहीं सुनता, कौन तो ही नहीं सुनता है यहाँ, कोई सुनता ही नहीं है। वोट मांगे देवान सिंह ना आया, देवान सिंह वहाँ रोड में 1 साल पानी भर गया। यहाँ पानी भर के हम रोड में चले गए थे, सारा आदमी रोड में चले गए थे। आपने देखा ही पत्रकार जी। तो हम रोड में चले गए। इधर से हमारे ये महोदय भी आया कालू साहब से, ये भी आए यहाँ, आप भी आए यहाँ। और देवान सिंह कह गया हम मच्छी पालन बनाओ, वहाँ सड़िया खाल पर मच्छी पालन बनाओ। हाँ, फिर दूसरे साल फिर आए यहाँ। हमने कहा साहब मच्छी ले जाओ, फिर यहाँ से आप बड़ी बड़ी मोटी मच्छी हो गई ले जाओ। तो आदमी ने कुछ नहीं कहा कि तुम ये करो करके, बस इतना हमारी प्रार्थना है। हमारी ये झोपड़ी है,
वो कुछ नहीं है हमारे पास। बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना दुख इन लोगों को इस चीज़ का है। होना भी चाहिए, क्योंकि देख लो ऐसा है, सुविधाएं गांव में बिल्कुल भी नहीं है। जिन सुविधाओं को लेके आज इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, इतनी ज़्यादा कि, लेकिन अभी भी ऐसे ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल वंचित है, हर चीज़ से वंचित है। ये एक बहुत आश्चर्यजनक भी चीज़ कह सकते हैं हम इसको यहाँ पे। बाकी आपने पहले जहाँ मैंने आगे बढ़ी मैंने आपको एक घर दिखाया, आगे की तरफ भी बढ़ती हूँ, ऐसे भी कई लोग हमें और यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो नैना, क्या आपको क्या लगता है यहाँ पे देख के? मुझे तो यही लगा कि भाई सरकार को जब इतनी बार बोल दिया गया है, जैसे कि आपने भी बातचीत की चिंताराम जी से, उन्होंने कहा कि काफ़ी सालों से उनकी पूरी ज़िंदगी निकल गई, उन्होंने कहा कि अब मैं आपको ज़िंदा तक महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो जब इतनी दिक्कत है तो इतने सालों से कहाँ है वो प्रशासन, कहाँ है अधिकारी और कहाँ सरकार है? मुझे लगता है कि सच में हम जो चलाते हैं ना कि शर्म करो सरकार, वो बिल्कुल यहाँ पर सटीक बैठ रहा है कि भाई अब तो सरकार को थोड़ी शर्म यहाँ पर आ जानी चाहिए। आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर, अगर सरकार का कोई नुमाइंदा या कोई जनप्रतिनिधि हमारी ये रिपोर्ट देखेगा ना तो आज उनकी आंखें खुल जाएंगी कि आप तो बैठे हैं अपने घरों में, आपको दिक्कत नहीं है, आपको गाड़ी मिल रही है आने जाने के लिए, आपको अच्छा घर मिल रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन आप ये भी सोचिए कि जब आप वोट मांगने के लिए अपना हाथ फैलाते हैं जनता के आगे, तो जब उसकी सुविधाओं की बात आती है, जनता की जब मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पर बात आ जाती है, तो फिर आप क्यों अपना मुंह दुबका रहे हैं? तो सामने आइए, सामने आने के बाद आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं शिक्षा की अगर मैं बात करूं, हमने स्कूल आपको दिखाया, लोगों से बातचीत की, हमारे सहयोगी से बातचीत की, राजीव सर से हमने बातचीत की, यहाँ पर तनुजा भी आपको लगातार दिखा रही है, मैंने भी आपको कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि जिनको आप वोट दे रहे हैं, आप अब ये देख लीजिए कि आप जिनको वोट दे रहे हैं वो कितना आप लोगों का काम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए 24 गांव की लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं। जो हमारे साथ यहाँ पर एस लाल जी थे, उनसे भी हमने बातचीत करके आपको ये बताया कि 24 गांव की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं, और आज से नहीं 2000 से वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि क्या इंसान को इतना भी अधिकार नहीं है कि उसको एक रहने की अच्छी जगह मिल जाए, या फिर पानी ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। पानी 21वीं सदी में हम इन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं कि भाई सरकार हमसे वोट मांग रही है, हम उससे पानी मांग रहे हैं। यहाँ पर विधायक से कहा जाता है तो पानी भर जाता है तो कह रहा है मछली पालन कर लो। अरे भाई कभी तो शर्म करो, थोड़ा सोचना चाहिए सरकार को यहाँ पर कि जब आप जनता के आगे जा रहे हैं तनुजा, जब जनता के से वोट मांगने के लिए यहाँ पर सरकार आ रही है तो कम से कम इन चीज़ों का ध्यान तो उन्हें ही रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात नैना, एक बात आपने बहुत सही इसमें बोली थी बीच में कि आपके पास तो सब कुछ है, गाड़ी है, घर है, छत में पंखा लटक रहा है, एसी है, सब कुछ है आपके पास। लेकिन जिस जनता के पास कुछ नहीं है ना, तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि इन्हीं की बदौलत आप उस गद्दी पे बैठ रखे हो, इन्हीं की बदौलत आप आज वहाँ पे हो, और इन्हीं को आप नहीं देख रहे हो। आज आप जीतोगे, कल आप जीतोगे, परसों आप जीतोगे, लेकिन जो सच है ना हमेशा ऐसा नहीं होता। आगे की ओर बढ़ते हैं नैना। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक गांव की महिला है जो कपड़े धोने के लिए यहाँ पर आई हैं, क्योंकि हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे पानी की काफ़ी दिक्कत है। तो ये एक ही टैंक यहाँ पर लगा हुआ है पानी का, ये शायद यहाँ पर मोटर के लिए लगाया गया है। तो यहीं पर फिलहाल गांव में, पूरे गांव के लिए यहीं पर पानी आता है, और जिसे भी अपने घर के जो भी काम है या फिर पानी भरना है तो वो लोग यहीं पर आते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिला मौजूद है कपड़े धोने में, इनसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? मैम रोशनी। आप यहाँ पर यहीं पर आती हैं डेली कपड़े धोने के लिए? हाँ यहीं पर। अंदर गांव में पानी की कहीं सुविधा नहीं है ना? नहीं। तो कितनी दिक्कतें आपको होती हैं यहाँ पर जब आप बाहर ही आती हैं पानी भरने के लिए, बाहर ही आपको कपड़े धोने पड़ते हैं? हाँ मैम बहुत दिक्कत, बच्चों को छोड़ के आना पड़ता है, छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चों को घर में छोड़कर आप आती हैं? हाँ। और यहाँ पर आपको कपड़े धोने पड़ते हैं? हाँ। तो आप कितनी दूर से आई हैं? काफ़ी अंदर से आई हैं या फिर यहीं पास में रहती हैं? इधर पास में ऊपर की तरफ आप रहती हैं, यहाँ पर आप इतना सब कुछ उठाकर लेके आई हैं, इतने सारे कपड़े यहाँ पर धोने के लिए आप आई हैं। हाँ। यहीं से पीने का पानी आप भरती है? हाँ यहीं से भी, गर्मी में यहीं से ले जाते हैं, पानी नहीं मिलता है। पानी नहीं मिलता है। हाँ। तो यहीं पर से लेके जाती है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि उनका कहना है कि वो घर में बच्चों को छोड़ के आई हैं फिलहाल कपड़े धोने के लिए, छोटे बच्चे हैं उनके, और काफ़ी दिक्कत यहाँ पर होती है क्योंकि गर्मियों में पानी की ज़्यादा किल्लत होती है, तो बहुत ज़्यादा पानी यहाँ से भरना पड़ता है। और फिलहाल आपको दिखा दिया है हमने, बैक साइड में आप स्कूल देख सकते हैं जिसका निरीक्षण हम पहले कर चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ही टैंक है जहाँ पर पानी की जो है व्यवस्था यहाँ पर गांव के लिए की गई है। उसके अलावा आपको कहीं भी किसी के यहाँ पर भी कोई भी टैंक नहीं मिलेगा, पूरा गांव यहीं पर आता है, यहीं से पानी की पूर्ति करता है। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि महिलाएं हमें मिलेंगी तो हम उनसे बातचीत करते हैं कि उनको क्या और दिक्कत यहाँ पर रहने में आती है।
आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक और महिला यहाँ पे मौजूद है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम ममता जी। ममता जी इसी गांव की रहने वाली है? हाँ जी, मेरा मायका है यहाँ पर। मायका है। कितने सालों से रहती है यहाँ पे? हमको हो गए 24-25 साल यहाँ पे। 24-25 साल। और आज में कितना फ़र्क लगता है आपको यहाँ पे? आज 23 साल तो मुझे ही हो गए, उससे पहले पता है, उससे पहले भी बहुत सालों से रह रहे हैं यहाँ पर। 23 साल में, जो 23 साल पहले दिन आप यहाँ पे आए थे और आज के दिन आप यहाँ पे हैं, कुछ बदलाव दिखता है आपको यहाँ पे? यहाँ पे कुछ भी बदलाव नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही अब है। मोदी जी ने यहाँ पर सौर ऊर्जा लाइट दी है, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं है। सौर ऊर्जा दिया है मोदी जी ने बस? हाँ जी। जैसे कि आपके गांव के ग्राम प्रधान जी ने भी हमें यहाँ पे बताया था कि कई बार यहाँ के लोग गए हैं अपनी मांगों को लेके, लेकिन कोई मांग नहीं मानी जाती है। देखो, आप एक महिला हैं और महिलाएं तो वैसे भी महिलाओं को सुविधाएं चाहिए ही होती हैं ना, क्योंकि अमूमन लोग आदमी जो होते हैं कहीं भी चले जाते हैं दूर दराज, महिलाएं नहीं जा सकती हैं हर जगह पे। तो आप क्या कहना चाहेंगी ऐसी सरकार से जो अब तक कुछ नहीं कर पाई यहाँ पे? सर मैम, मेरे माँ बाप कुछ भी नहीं है। 3 मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, मैं सब में बड़ी हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। अभी एक मेरी लड़की 2 महीने की है। तो मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई यहाँ पर। तो मैं डिलीवरी के लिए अपने ससुराल चली गई थी। यहाँ पे ऐसी मतलब कोई भी सुविधा नहीं है। एम्बुलेंस वाले भी बाहर ही तक आते हैं, अंदर नहीं आ पाते। उन लोग को अंदर आने की वो नहीं है। और यहाँ पर मतलब कोई सुविधा नहीं है ऐसी कि जो हम औरतों के लिए सही हो। यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है ऐसी। तो देख सकते हैं आप ये जो यहाँ पे महिलाएं खुद से कह रही हैं। आप ही लोग कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं, हर आत्मनिर्भर काम करवाते हैं महिलाओं से, ताकि महिला आत्मनिर्भर बन सके और उनको स्वरोजगार मिल सके उन्हीं के शहर में। लेकिन आप देख सकते हैं आपके शहर की, आपके गाँव की, आपके देश की और आपके राज्य की महिलाएँ क्या कुछ कह रही हैं। और कुछ कहना चाहेंगी मैम आप? नहीं, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव को रोज़गार मिले, हमारे गांव में बिजली पानी की व्यवस्था हो और हम औरतों के लिए सुविधा हो। बिल्कुल, देख सकते हैं यहाँ पे लोगों में इस चीज़ को लेके बहुत दुख है, क्योंकि हर कोई चाहता है सुविधाएं उनको मिले ताकि इंसान आगे बढ़े। और कहीं कहीं तो गाँवों में भी ऐसा है कि उनको स्वरोजगार के लिए साधन भी बनाए गए, लेकिन इस गाँव में साधन तो छोड़ो, इस गाँव में मूल सुविधाएँ भी नहीं है। इस गांव में जो सुविधाएं नहीं है, आगे होनी चाहिए। आपने भी कई बार प्रयास किया होगा इन सब चीज़ों के लिए। देखिए, हम तो सबसे पहले धन्यवाद करेंगे यहाँ का जो कि वरिष्ठ लोग हमारे लोग हैं, जैसे कि एसलास लोग हैं, प्रभात ध्यानी जी हो गए और चिंताराम जी। इन लोगों ने काफ़ी भागदौड़ करी है, परंतु जिस समय पर आज तो आप अच्छे समय पर आएँ और आपके चैनल के माध्यम से जो लोगों को जागृति होगी, जो शासन प्रशासन जागेगा, इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी समय पर आके देखें, जब भी एक बरसात हो जाती है तो ये सारे नदी नालों में परिवर्तन आ जाता है। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, कपड़े उतारते हैं, कॉपी किताबें उनकी भीग जाया करती हैं। यदि किसी को कोई संकट, कोई दुख आता है रात बिरात में, तो मैडम कोई यहाँ से फ़ोन भी नहीं मिल पाता है। कौन किससे मदद मांगे? आपस में एक दूसरे की गाड़ी लेकर किसी प्रकार से भागते हैं। कोई मर रहा है अपने उसमें मर रहा है, कभी किसी को सांप काट ले, कोई जानवर आ जाए, कुछ कोई किसी की मदद नहीं मिलती। यहाँ देखना, पानी की भी अब सुविधा यहाँ उपलब्ध हुई है इस समय पर, अन्यथा पहले पानी के लिए भी बहुत परेशानी थी। रात बेरात्रि को अभी तक बत्ती का कोई मतलब, सब अंधेर बत्ती हो रही है। यानी कि आज तक जो राजनीति में लोग यहाँ वोट मांगने तो आते हैं, परंतु ये देखिए इस वोट के बदले में आखिर क्या दे रहे हैं? अंधेरा दे रहे हैं इन गाँव वालों को। मूत्र कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। जब भी यहाँ मांग करने जाते हैं तो कोई किसी की नहीं सुनता। कागजों का ढेर लगा पड़े, सारे काम केवल कागजों में ही कर दिए गए। सब लोग गांव के बहुत परेशान हैं। और आपके चैनल के माध्यम से अगर ये कानूनी शासन प्रशासन जागेगा, राजनीति लोग जागेंगे, तो इस गांव के लिए भला होगा। मैडम, यही मेरा कहना है आपसे। तो क्या कुछ कहा सर ने। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ती हूँ, अपनी सहयोगी नैना से मैं इस चीज़ को लेके थोड़ी बात करती हूँ। नैना, जैसे कि आपने भी अभी सुना यहाँ पे कितनी दिक्कतें हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पे जैसे कि महिलाओं ने यहाँ पे बताई। आप भी महिला हैं, मैं भी एक महिला हूँ, हमें भी पता है कि कितनी सारी दिक्कतें होती हैं। क्योंकि अब एक चीज़ यहाँ पे है ना, नेटवर्क है यहाँ पे। जब से हम आए, हमारे भी फ़ोन में बिल्कुल नेटवर्क यहाँ पे नहीं है। तो कोई इंसान अगर किसी एम्बुलेंस को बुलाने भी जाता है, उसके बाद यहाँ आता है, तो क्या वो तब तक यहाँ पे सही है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि देखिए हम आज इसीलिए हम आए हैं यहाँ पर हम आपको ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि लगातार आप देखते हैं हमारी रिपोर्ट्स, न्यूज़ 31 उत्तराखंड लगातार आपको ज़मीनी हकीकत से रूबरू करवाता है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि
जो भी यहाँ पर लोग हमें मिले उन सभी की यही एक डिमांड है कि जल्द से जल्द उन्हें सुविधा दी जाए, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि अगर आप ही मान लीजिए कि आप ही के घर से अगर आपके घर में पानी ना दिया जाए, आपसे सारी सुविधाओं को छीन लिया जाए, तो आप किस तरीके से रहेंगे ये आप सोच सकते हैं कि ये कितनी खौफनाक स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लोग अंधेरे में यहाँ पर, जैसे कि सर ने कहा कि अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। लाइट भी अब जाके इनको दी गई है और ये पानी की टंकी आप देख सकते हैं, ये भी कुछ ही समय पहले यहाँ पर लगाई गई है। उससे पहले लोग दूर दूर जाते थे पानी भर कर लाने के लिए। और महिला ने जिस तरीके से बात कही कि जब वो प्रेग्नेंट थी उनको काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि एम्बुलेंस, क्योंकि रोड ही नहीं है। हमने आपको स्टार्टिंग से दिखाया कि रोड ही नहीं है, तो रोड की वजह से यहाँ पर एम्बुलेंस तक नहीं आई, तो उनको अपनी ससुराल जाना पड़ा, वहाँ जाकर डिलीवरी जो है वो करानी पड़ी। अब वो तो लड़की थी इस गाँव की, लेकिन जो इस गाँव में बहुएं हैं वो कहाँ जाएंगी आप ये सोचिए। वो क्या अपने माँ बाप के घर जाएंगी या फिर अपने जो रिश्तेदार हैं उनके घरों में जाके ये सारी चीज़ें करेंगी। तो आप लोग भी सोच सकते हैं कि महिलाओं को कितना कष्ट यहाँ पर हुआ है और अभी तक जो रह रही है उनको कितना कष्ट हो रहा है। और लगातार जो यहाँ के आदमी हैं, इस गाँव के जो ग्रामीण हैं, वो ये प्रयास कर रहे हैं कई सालों से कि आज अब इस समय आके वो थक भी चुके हैं कि उनको सुविधाएं सारी मिल जाएं, क्योंकि अगर अब भी उन्हें सुविधा नहीं मिली तो उनकी उम्मीद जो है वो पूरी तरह से टूट जाएगी। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर गांव में, हम खड़े हैं। आप लोगों को हम सारी चीज़ें लगभग यहाँ की कवर करके दिखा चुके हैं कि भाई लोगों का क्या कुछ कहना है, महिलाओं का क्या कुछ कहना है। बच्चों से भी बातचीत की थी, हालांकि बच्चे अभी छोटे हैं, उनको ये लग रहा है कि ये जो मिला है ना उन्हें ये बहुत है, क्योंकि अभी वो बाहर नहीं निकले। जब वो बड़े हो जाएंगे, बाहर की दुनिया थोड़ा देखेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि हमारे पास क्या नहीं था, वो क्या खो चुके होंगे, वो चीज़ उन्हें बाद में पता चलेगी। तो अभी हमने आपको दिखा दिया है और ऐसे ही गाँव की रिपोर्ट्स हम आपको लगातार दिखाते भी रहेंगे। अब चलिए बाहर की तरफ रुख करते हैं और अब बाहर की तरफ आपको थोड़ा दिखा देते हैं जाकर कि उधर की तरफ जो ये एरिया बना हुआ है पूरा, कितना ज़्यादा घना जंगल यहाँ पर है। एक बार उसके भी हम आपको एक बार हम नज़ारा दिखाएंगे उस चीज़ का भी कि पूरा एरिया जो है वो पूरा आप देख सकते हैं कि पेड़ों से पूरा घिरा हुआ ये एरिया है। तो थोड़ा इसका नज़ारा हम आपको करीब जाकर दिखा देते हैं। और नैना, जहाँ तक आपने बताया कि ये पूरा जो जंगल है, ये पूरा यहाँ पे जो घेर है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो ये जंगल है इसके चारों ओर कोई बाउंड्री नहीं बनाई गई है। और आपको पता है कि रामनगर का जो इलाका है वो बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ पे जानवरों का खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता है। और अमूमन जो हमारे रिपोर्टर द्वारा हमें यहाँ पे न्यूज़ हमें दी जाती है, उसमें ऐसी भी न्यूज़ सामने आती हैं, आज इस गाँव से बच्चों को बाघ ले गया, आज इस गाँव से ले गया। तो इतना संवेदनशील अगर ये इलाका है तो कम से कम कुछ नहीं भी हो सकता है, तो बाउंड्री तो इस इलाके में लग ही सकती है। आप तार बाड़ लगा सकते हैं, बाउंड्री बना सकते हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे जो यहाँ पर खेलते हैं ना उनको थोड़ी सी जो है सुरक्षा की सुविधा यहाँ पर मिल जाए। तो आपने जिस तरीके से देखा कि हमने आपको दिखाया कि जंगलात पूरा ये है, साइड में बीच में गांव बसा हुआ है जहाँ पर सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ जैसे कि हर सुविधा तो इतने सालों से 25 सालों से 26 सालों से यहाँ पे लोग रह रहे, सारी सुविधाएं तो नहीं दे पा रहे हैं ना। कुछ सुविधाएं तो अगर आप इन लोगों को दे दें जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, कुछ तो आप दे सकते हैं, क्योंकि पानी, सड़क, शिक्षा, एम्बुलेंस, नेटवर्क, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं। आपको ये नहीं कह रहा कोई कि यहाँ पे स्वरोजगार के लिए कुछ नई चीजें लाइए या फिर यहाँ के लोगों के लिए इंडस्ट्री लगा दो, टेक्नोलॉजी यहाँ पे बड़ी बड़ी लेके आ दो। ये चीजें आपसे कोई नहीं कह रहा है, नॉर्मल चीजें जिससे आम जनता यहाँ पे आराम से जी सके। यहाँ पर हम अंदर की तरफ आए हैं, यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, एक यहाँ पर एक अंदर की तरफ हैं। तो मैं पहले इनसे ही बात कर लेती हूँ। आपका नाम क्या है? जसोदा। कब से रह रही हैं आप इस गांव में? मुझे तो बहुत साल हो गए। अब बहुत साल हो गए। तो आप जिस तरीके से देख रही हैं कि यहाँ पर आपकी जितने भी मतलब लोग यहाँ पर आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं, पर कभी आपको सुविधा यहाँ पर नहीं दी गई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? हम तो कहेंगे हमारे लिए है ही नहीं सरकार। हाँ, वोट मांगने के लिए आते हैं बस अपना वो पूरा करते हैं तो चले जाते हैं फर्ज पूरा करके। तुमको ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं। हमारे लिए तो कोई सरकार नहीं है, कोई सरकार नहीं है। घोषणाएं जंगल में रह रहे, जंगल में ही है, जंगल में रह रहे, जंगल में कोई सुविधा यहाँ पर दी नहीं जा रही है। और सही बात है इनकी भी कि जब सरकार इनके लिए कुछ कर ही नहीं रही है तो फिर किस बात की सरकार है। अपने वोट के टाइम पे यहाँ पर आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। तो आप यहाँ पर रह रही हैं इतने सालों से, काफ़ी दिक्कतें आपको होती हैं और यहाँ पर बच्चे भी आपके स्कूल जाते हैं, स्कूल भी काफ़ी छोटा है, उसमें कितनी दिक्कत? अब तो स्कूल हमारा यहाँ बन गया, हमारे बच्चे तो वहाँ जाते थे रामनगर, पहले बहुत ही परेशानी होती थी। अब तो जरा
ये बना तो दिया, एक छोटा सा बना। हाँ ये पंचायत घर है, पता नहीं स्कूल है, जो भी है, बच्चे बैठ तो रहे हैं वहाँ, बस बैठ जाते हैं। मतलब वहाँ पे भी हमने आपको दिखाया था, स्कूल भी वहाँ को इतनी सुविधा नहीं थी, वहाँ पर भी छोटा सा एक कमरा बनाया गया है, लेकिन इतना है कि जब बच्चे बाहर जाते थे पहले, अब बच्चे यहाँ पर चले जाते हैं पढ़ने। हाँ ये है जरा छोटे बच्चों की सुविधा हो रही है कि यहाँ जा रहे हैं बच्चे, और तो कोई सुविधा है नहीं यहाँ पे, और कोई सुविधा यहाँ पर नहीं बस। तो जिस तरीके से आपने देखा कि हमने बातचीत की, और उनका कहना यही है कि सरकार उनके लिए नहीं है, क्योंकि सरकार सिर्फ जो सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर आते हैं, वोट मांगते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन सुविधाओं की यहाँ पर कोई भी बात करने नहीं आता है। तो तनुजा, जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर महिलाओं का क्या कुछ कहना है और जो यहाँ लोग हमें मिले उन्होंने क्या कुछ कहा है, तो क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से महिला ने कहा कि हमारे लिए तो सरकार है ही नहीं। उससे पहले आपने बातचीत की थी तो उनका ये कहना था कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा ही नहीं हूँ। तो इतना टॉर्चर जो है ये लोग हो चुके हैं कि अब वो अपने को सोच ही नहीं पा रहे हैं कि भाई अब हमारा कुछ हो भी सकता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल नैना, ये सब कुछ देख के तो ऐसा लग रहा है कि इस गांव के लिए कोई सरकार नहीं, इस गांव के लिए कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे सिर्फ लोग अपने बलबूते पे जी रहे हैं, जो कर रहे हैं वही खा रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। और नैना एक बात और, हमें जब हमने पूछा था नीचे कि क्या सुविधाएं यहाँ पे हैं, कुछ है सरकार द्वारा जो दी गई, एक ही चीज बोली थी ना कि सौर ऊर्जा दिया है, जो मोदी जी द्वारा लगाया गया, सिर्फ यहाँ पे एक सौर ऊर्जा लगाया है। अगर है ना मैं सौर ऊर्जा की बात करूँ तो यहाँ के लोगों का कहना था कि ये सिर्फ 1 साल चला था, उसके बाद से ये बंद पड़े। तो आपको नहीं लगता कि ये तो सिर्फ टरकाने वाले काम है ना, कि टरकाने वाले ऐसे लगा दो? बिल्कुल बिल्कुल टरकाने वाला ही काम है, क्योंकि 1 साल तक चला, उसके बाद कई लोगों के तो लगते ही ये जो है महिला ने हमें बताया कि वो फट गए, ब्लास्ट हो गया उनमें, लेकिन उसके बाद कुछ भी यहाँ पर सुविधा नहीं मिली है। तो जिनके अब ये जल रहे हैं बस कुछ ही घरों में जलते हैं, उसके बाद जो बाकी घर हैं उनमें अंधेरा छा जाता है, ना नेटवर्क है, ना लाइट की प्रॉपर सुविधा है। पानी का तो हमने आपको दिखा दिया कि एक टैंक वहाँ पर लगाया गया, तो सभी लोग वहीं जाते हैं अपना काम करके और फिर पानी भर के अपने घर की तरफ आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे बैक साइड में फिलहाल तो जंगलात वाला पूरा एरिया है, यहाँ कुछ घर यहाँ पर बने हुए हैं और लोग जो हैं 700 के करीब यहाँ पर लोग हैं, जिन्हें हमें तो लगता है कि सुविधा यहाँ मिलनी चाहिए, क्योंकि 700 लोग एक बहुत बड़ा गांव होता है, 700 लोगों का यहाँ पे रहना, क्योंकि पूरा गांव यहाँ पे बसा हुआ है और ऐसे गांव को सुविधाओं से बिल्कुल वंचित है। 700 लोग यहाँ सुविधाओं से वंचित बैठे। हमने तो अपने अनुमान के हिसाब से आपको बता दिया 700 लोग हैं, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं ये लोग कितने हैं, हम फिक्स नहीं बता सकते कितना है, लेकिन बहुत बड़ी बात है आपके शहर में 700 लोगों को बिल्कुल ऐसे आपने शहर से अलग कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सही कहना था अभी कि हमारे ही देश में एक गरीब राज्य और एक अमीर राज्य भी बन चुका है। शहरों की तरफ देखेंगे तो आपको सुविधाएं मिलेंगी, रामनगर इतने पर्यटक घूमने आते हैं, एक इतने अच्छे अच्छे रिजॉर्ट यहाँ पर बने गए, और दूसरी तरफ जब आप रामनगर के गाँव के इलाकों की तरफ रुख करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, जहाँ पर सुविधाओं के नाम पे आपको सिर्फ ज़ीरो यहाँ पर मिलेगा। तो अब तो सरकार को जो है वो थोड़ी शर्म आ जानी चाहिए, क्योंकि विधायक जिस तरीके से आए थे मछली पालन की बात कह रहे थे कि पानी भर गया है, रोड बनाने की बात कहने के बदले लॉजिक समझ में हमें नहीं आया कि यहाँ के विधायक दीवान सिंह जो है वो कहते नजर आए कि भाई मछली पालन कर लो। अरे क्यों कर लो भाई मछली पालन, आप सड़क बनवाइए ना, सड़क की सुविधा कब देंगे फिर आप लोगों को? चलो आप मछली पालन बरसात के मौसम में आप मछली पालन कर भी लेंगे, क्या पता इससे थोड़ा रोजगार मिल जाए, लेकिन आप गर्मियों में क्या करेंगे? क्या आप उस मछलियों को भी आप पाल सकते हैं? उसके बाद नहीं पाल सकते। जो चीज पानी सूख जाएगा, बिल्कुल नैना, जो चीज हो नहीं सकते उस चीज को बोल के जनता को यहाँ पे दिलासा दे के वोट हासिल करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी 700 जनता आपको वोट देती है, आपको जिताती है, ऊपर तक पहुंचाती है। तो उनका भी भला कीजिए, उनके लिए भी कुछ कीजिए, ताकि आने वाले समय में हमेशा आप ही यहाँ के विधायक रहे, आपकी ही सरकार रहे, सब कुछ आपका ही रहे। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कुछ होगा, क्योंकि जितनी लोग यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं ना, समय से भी चल रही है यहाँ और यहाँ पर कोई सुनवाई जिस तरीके से नहीं हो रही, तो ये जो बार बार सत्ता में बैठने का जो एक बुखार सा चढ़ गया ना, वो बहुत जल्दी उतर जाएगा। तो देखा आपने, इस गांव में हम एंटर किए तब से लेके हम गांव के अंदर आए, सभी से हमने यहाँ पे बात की, यहाँ के ग्राम प्रधान से बात की, बुजुर्ग लोगों से यहाँ पे बात की, क्या कुछ उनका कहना था आपने भी सुना, सब कुछ आपने विजुअल के माध्यम से यहाँ पे देखा। और आप भी यही बोलेंगे कि इस गांव में सुविधाएं दीजिए, ताकि यहाँ के लोगों का जीवन यापन ऐसे ही अच्छा बना रहे और आगे भी ये लोग तरक्की करें। बाकी ऐसे ही हमारी पड़ताल जारी रहेगी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आते रहेंगे आपके बीच। कैमरामैन संतोष के साथ मैं तनुजा।
और मैं नैना, नमस्कार। नमस्कार।